1985 में आप डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बने, और जैसे भारतीय वायुसेना में कमांड्स होती है, तो ये कमांड एजुकेशन ऑफिसर के पद पर इन्होंने काम किया। 2002 से 2006 तक ये एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस में ऑफिसर इंचार्ज रिक्रूटमेंट के पद पर इन्होंने काम किया। 2006 से 2009 तक ये कमांडिंग ऑफिसर रहे। जैसे हमारी इंटेलिजेंस होती है, तो ये स्टेट और सेंट्रल सर्विसेज के बीच में 7 राज्यों का इनके पास आभार था, कार्यभार था नॉर्दर्न इंडिया में, जिसकी डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ये इन्होंने काम किया इस पद पर। 2010 से 2011 तक हमारा एक एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में, वहां पे आप चीफ इंस्ट्रक्टर रहे ग्राउंड ट्रेनिंग में, और वहां पर स्ट्रेटेजी बनाना, एजुकेशन का कोर्स बनाना और एजुकेशन प्रोग्राम बनाना, ये आपका काम रहा। 2011 से 2015 तक आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और ये एक ऐसा स्कूल था कि जहां पर 15 साल के बाद आपने रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीती, और एक स्कूल से पूरे देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैडेट्स भेजे एनडीए में, जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है। 2015 से 2017 तक आप प्रिंसिपल डायरेक्टर एजुकेशन रहे, और आप एयर कमांडर के पद पर पहुंचे, जो कि बहुत कम लोगों को ये मिलता है। इस जगह पर आपने एक और ट्रांसफॉर्मेशन किया भारतीय वायुसेना में, कि इससे पहले कभी भी जो सेंटर्स थे भारत में बहुत कम थे, जहां पर बच्चे अपियर होकर अपना एग्जाम दे सकते थे। तो आपने सेंटर्स की संख्या 300 तक बढ़ाई, और जहां पर केवल 70,000 लोग अपियर हो सकते थे, आपने वो कैपेसिटी एलिजिबिलिटी 5 लाख बढ़ाई। और आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ में एक्रेडिटेशन कराया, जहां पर भारतीय वायुसेना के लोग अपने आप को एजुकेट कर सकते थे। उसमें इग्नू, जामिया मिलिया इस्लामिया, आंध्रा यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ आपने टाई अप कराया, और सैनिकों को अभी रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ में आपने एमडी यूनिवर्सिटी के साथ में आपने टाई अप कराया, जहां पे वो डॉक्टरेट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं 2017 से। और आपने एक और ट्रांसफॉर्मेशन किया, जहां पर ऑनलाइन एग्जाम्स आपने शुरू करवाए भारतीय वायुसेना में, और अवेयरनेस के लिए मोटिवेशन लेक्चर्स कराए, और ऐसे स्पीकर्स को आपने भारतीय वायुसेना में लाना शुरू किया, जो एक पहले ट्रेंड नहीं था। 2017 और 2020 के बीच में आप एयर वाइस मार्शल बने, और आप असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने, जो कि भारतीय वायुसेना में नंबर 2 की पोजीशन है, और ये एक हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन है आपके डिपार्टमेंट में किसी भी पर्सन के लिए अचीव करने के लिए। 26 जनवरी 2020 को आपके ये एक्सेप्शनल काम के लिए आपको एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला। और ये आपका विजन और डायरेक्शन था कि आपने भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आप बहुत सारे बोर्ड मेंबरशिप, आप एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन रहे आईएफ एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के। आपके अंडर करीब 132 एयरफोर्स पब्लिक स्कूलों का आपने डायरेक्शन किया, सैनिक स्कूल सोसाइटी और केंद्रीय विद्यालय। इतना बड़ा संगठन आपने डायरेक्ट किया, उसको नया विजन दिया। आपके जो शौक हैं वो शुरू से फिटनेस रहा है। आपके बारे में मैंने आपके ट्रेनिंग सेंटर के गुरुजी से जब मैंने पूछा, तो मेरी रिसर्च में ये पता चला कि जो भारतीय वायुसेना का स्टैंडर्ड था फिटनेस के लिए, जब वो खत्म हो जाता था तो आपका शुरू होता था। तो ये एक इंफॉर्मेशन मुझे मैंने एकत्रित की है
कि आप फिटनेस के उस लेवल पे कैसे पहुंच पाए। तो जो एक मानक था भारतीय वायुसेना का फिटनेस का, उसके बाद आप डबल एक्स्ट्रा करते थे शुरू से। तो आपका फिटनेस में, स्पोर्ट्स में और गोल्फिंग में इंटरेस्ट है, और आप भारतीय वायुसेना की जो ब्लू ग्लोरी है और व्योम भारती बुक्स है, उनके आप वाइस चेयरमैन और एडिटर रहे हैं। और आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, और जो पुराने टाइम में हमने सुना है कि जैसे पैदल स्कूल जाते थे, तो उस जगह से लेकर आपने भारतीय वायुसेना की हाईएस्ट पोजीशन पर आप पहुंचे, और ये रेयर ऑफ द रेयर अचीवमेंट है। सो मुझे ये सौभाग्य मिला आपका इंट्रोडक्शन देने का। मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो आपका स्वागत है एयर वाइस मार्शल एलन शर्मा सर। एलन शर्मा जी बोलेंगे। थैंक यू सो मच मनमोहन जी, थैंक यू सो मच राजेश जी। अब मेरी बारी है। शर्मा साहब, मैं इतना निवेदन करता हूं कि भारतीय वायुसेना विश्व की वो सेना है जो सर्जिकल स्ट्राइक करके रातों रात आ जाती है लौट के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिनंदन जैसा हीरा दिया है भारत को। आज आपका स्वागत करते हुए हमको बहुत हर्ष हो रहा है। और सर, ये बताना चाहता हूं कि आज 500 लोग आपको सुनने के लिए आ चुके हैं और 500 लोग इंतजार कर रहे हैं वेटिंग रूम में। मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है उनको एंट्री देने के लिए। तो आप जो मुझे कह रहे थे कि भारतीय वायुसेना में लोग जाना नहीं चाहते, आज तो कमाल हो गए। लोग लोग आपको सुनने के लिए, कल मुझे ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा और 1000 लोगों का लेना पड़ेगा। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। ओवर टू बहुत 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 धन्यवाद जी। धन्यवाद चेतन जी। सबसे पहले तो मैं भिवानी मैत्री परिवार संघ को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये सोचा कि भाई मुझे बुलाया जाए और ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपसे कुछ बात कर सकूं मन की। एकदम फिट है। तो मैं राजेश चेतन जी का, अजय दर्शना गुप्ता जी का, प्रमोद जी का, संदीप जी का, सचिन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया ताकि मैं अपने कुछ शब्द आर्म फोर्सेस के बारे में रख सकूं। पहले मैंने राजेश जी को अनुरोध किया था कि मैं आर्म फोर्सेस और एजुकेशन के बारे में बात करूं, बट कल जब मैं बनाने लगा, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया, मुझे लगा कि समय सीमा इतनी कम है कि ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा। उसके बाद मैंने जब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं प्रेजेंट करूंगा, तो फिर मुझे लगा, इनफैक्ट 11 बजे मैंने और मनमोहन जी ने एक बार उसका रन किया। फिर मुझे लगा कि जब तक मैं आमने सामने बातचीत नहीं करेंगे, स्लाइड्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स हमारे और आपके बीच में बाधा हो सकती है। इसलिए मैं आपसे दिल से जुड़ना चाहूंगा और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको सभी युवा वर्ग को, युवा भाई बहनों को बताना चाहूंगा, और मेरी डेफिनेशन में हम सब लोग युवा हैं। जो आदमी अपने आप को युवा समझता है वो युवा ही रहता है, क्योंकि युवा एक मानसिक स्थिति है, और जो आदमी फौज में रहता है वो तो हमेशा युवा ही रहता है, चाहे वो फौज में रहे या उसके बाद रिटायर हो जाए। तो मैं पलवल के पास एक छोटे से गांव से, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ। छोटे से हिंदी मीडियम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा अपने गांव में। उसके बाद करीब 5 किलोमीटर दूर गांव था। क्लास 10 तक के लिए पैदल जाया करते थे। उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने एसडी कॉलेज पलवल से की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। और जब शुरू में बात हो रही थी तो राजेश जी कह रहे थे कि दूल्हा लक्ष्मी नारायण जी आ गए हैं, तो अब मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि सैनिक एक पूरे समाज का दायित्व होता है, एक पूरे समाज की धरोहर होती है। मैं भारतीय हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं भिवानी से मैं हूँ, पलवल से हूँ, फरीदाबाद से हूँ, सब जगह से हूँ, पर मेरा एक क्लेम भिवानी पर जरूर है दामाद के तौर पे, क्योंकि पहली बार जब मैं भिवानी गया
वहां पे मेरे फादर इन लॉ पोस्टेड थे, श्री आई डी कौशिक IAS ऑफिसर हुआ करते थे उस जमाने में। उसके बाद में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने, तो वहां पे मेरी पत्नी से मुलाकात हुई। तो उस हिसाब से आप मुझे दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे तो अच्छा। जी शर्मा जी, हमारा धन्यवाद करो, आपका चौका चूल्हा हम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल, धन्यवाद करता हूँ जी। सबसे पहले जी, पिछले करीब 1.5 महीने से ये कोविड-19 का प्रकोप है हमारे देश में, पूरे विश्व में है। हर आदमी इम्यूनिटी की बात कर रहा है, हर आदमी इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात कर रहा है, हर आदमी हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा है, कम्युनिटी इम्यूनिटी की बात कर रहा है। बट जो मैं आज करने वाला हूँ आपसे, वो नेशनल इम्यूनिटी की बात करना चाहता हूँ। वो मैं आपका नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारी टेरिटरीज, अगर हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित हैं, तो हमारी सारा विकास कार्य, सारी तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर, हर चीज सही चलेगा। अगर हमारे बॉर्डर्स सेफ नहीं हैं तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा और सबसे अपील करना चाहूंगा कि कुछ अपना टाइम एक नेशनल इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, एक नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर लगाएं। और उसके लिए ये जरूरी है कि आप सिर्फ जो फौजें हैं उन पे गर्व ही ना करें, बल्कि अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करें कि आर्म फोर्सेस में वो एक ऑफिसर बने। क्योंकि आज आर्म फोर्सेस का हमारा साइज बहुत बड़ा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हर साल रिटायरमेंट्स होती हैं, कुछ रिलीजेस होती हैं, और हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो बड़ी रेगुलर हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है आज के टाइम में एक प्रतिभाशाली युवाओं की, जिसमें लड़के भी और लड़कियां भी दोनों। एक ज़माना था 1992 से पहले कि सिर्फ लड़के ही आ सकते थे फौज में, आज के टाइम में लड़कियां भी आ सकती हैं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग शर्मा जी 50 से ज्यादा लड़कियां भी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, ये आपको बताना चाहता हूं। मैं उन लड़कियों को बताना चाहूंगा कि आज भारतीय वायुसेना में करीब 1300 लड़कियां ऑफिसर के तौर पे हैं। वो फाइटर पायलट हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हैं, इंजीनियर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एजुकेटर हैं, आई मीन हर रोल में है। नेवी में है, आर्मी में है, आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है। आजकल लड़कियों के लिए आर्म फोर्सेस में किसी तरह का बैरियर नहीं है। और अब से करीब 2 साल पहले ये था कि लड़कियों को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, परमानेंट कमीशन 14 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ता था। बट आज स्थिति नहीं है। आज वो ये है, लड़कियां हर रोल में, हर ब्रांच में परमानेंट कमीशन के तौर पे अधिकारी बन सकती हैं और दे कैन रीच द हाईएस्ट लेवल। सो सबसे पहली बात तो ये है कि कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे तैयारी की जाए, और उस तैयारी को करने के लिए क्या क्या हमारे पास तौर तरीके हैं। आर्म फोर्सेस जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, हमारे पास सिर्फ 14 इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जो ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक के थे। भारतीय सेनाओं ने पहले वर्ल्ड वॉर में करीब 10 लाख सैनिक भेजे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द सीज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 25 लाख सैनिक भेजे, पर उन सब सैनिकों में सभी कोई भी अधिकारी नहीं था, ये तो बहुत कम थे। और 1947 में भी आप लगा सकते हैं कि सिर्फ 14 अफसर थे जो ब्रिगेडियर एंड अबव थे। हमारे जितने कमांडर इन चीफ थे सारे ब्रिटिश थे, आर्मी के भी, एयरफोर्स के भी और नेवी के भी। फर्स्ट जनरल इंडियन आर्मी के 1949 में जनरल करियप्पा हुए। एयरफोर्स के फर्स्ट कमांडर इन चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में। 1958 में फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ हुए। तो तब तक हम लोग छोटे पदों पे हमारे भारतीय लोगों को
ये अधिकार नहीं था कि वो अफसर के पदों के लिए अप्लाई कर सकें, अफसर के लिए वो चुनित हो सके। पर आज हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें ना कोई रिजर्वेशन है, जिसमें ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिसमें बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, चाहे कोई कुछ भी हो, रेगुलर एंट्रीज हैं और मेरिटोक्रेसी है। किसी की सिफारिश नहीं चलती है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना ट्रांसफर के लिए, ना प्रमोशन के लिए, ना सिलेक्शन के लिए, हर चीज बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना सिर्फ एक ऐसी संस्था है, एक ही संस्था है कि जो विच इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है आर्म फोर्सेस। जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, चाहे आपदा हो, चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, अगर आपको याद हो, सबसे पहले भारतीय वायुसेना का जहाज वुहान में जाके भारतीयों को वहां से लेके आया। और आज भी जितने जो टेस्टिंग चल रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्रिटिकल इमरजेंसीज के लिए, चाहे टेस्टिंग के लिए और किसी पर्पज से, भारतीय सेनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज की, फर्स्ट एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी which is almost about 70 years old institution, और तीनों सेनाओं के लिए वो अफसर तैयार करते हैं। हर 6 महीने में एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, रिटन एग्जाम कंडक्ट करता है। करीब 14 से 15 लाख लड़के अपीयर करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। करीब 9 से 10 लाख लड़के अपीयर करते हैं और 340 सीट्स होती हैं हर 6 महीने में, 340 सीट्स, जिनमें से करीब 200 सीट आर्मी की होती हैं, एयरफोर्स की होती हैं करीब 100 और करीब 40 नेवी की होती हैं। इन बच्चों को जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो रिटन एग्जाम है जो यूपीएससी का, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। स्क्रीनिंग प्रोसेस, जितने भी रिटन एग्जाम है हमारे यहाँ पे, दे ऑल लाइक हैव द रोल ऑफ ए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। असली जो टेस्ट है वो टेस्ट है पर्सनालिटी का, जिसको हम कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 5 दिन का रेजिडेंशियल इंटरव्यू होता है, जिसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसमें एक, अगर मैं संस्कृत के वर्ड यूज करूं तो पूरी आपकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, इट्स ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। 3 चीजें होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कि भाई आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप क्या करते हैं। उस हिसाब से 3 सेट ऑफ असेसर्स होते हैं। एक सेट होता है साइकोलॉजिस्ट, सेकंड होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड तीसरा होता है इंटरव्यू ऑफिसर। ये तीनों लोगों की अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग तरीके से वो असेस करते हैं। और उनका, जब तक वो लास्ट वाले दिन कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठते हैं, वो किसी भी कैंडिडेट के इनपुट्स, परफॉर्मेंस या फीडबैक एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट की इट्स अ सीरीज ऑफ बैटरीज, एंड उसमें है कि आपको इट्स समथिंग कॉल्ड लाइक थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। वो अलग अलग चीज, अगर मैं उनसे बात करने लगूं तो शायद ये टाइम इस चीज को परमिट नहीं करेगा। अदरवाइज जब भी अगला कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको हर चीज के बारे में अलग अलग बताऊंगा। ग्रुप टेस्ट में इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं और ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में जैसे आपका लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशंस है, ग्रुप टास्क है, इंडिविजुअल टास्क है, कमांड टास्क है, देन इट्स ए सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। उस 5 दिन के अंदर आपको सारे असेसर्स आपकी 360 डिग्रीज एवेल्यूएशन करते हैं, और 5 दिन के बाद में बोर्ड ये रेकमेंड करता है
कि भाई वो बोर्ड जब बैठता है, करीब 30 अफसर होते हैं, कि भाई उन सब का असेसमेंट आपके बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में क्या है। एंड दैट इज द मदर ऑफ सिलेक्शन, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। बाकी सब लोग जो है, बाकी सब जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम, दैट इज टू चेक योर like the intellectual capability which everybody is supposed to have. उसके बाद मैं बात करूंगा कि एनडीए के अलावा, एनडीए +2 एंट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए जरूरी है, आर्मी के लिए जरूरी नहीं है। देन आई विल कम टू द 10+2 टेक्निकल एंट्रीज। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कॉम्बैट ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो इंजीनियरिंग ब्रांच में जा सकते हैं। उसमें 10+2 के बाद में, बेस्ड ऑन their +2 score and JEE score, they called for SSB interview. They undergo the same process for 5 days. They are recommended. उसके बाद में comprehensive सभी का medical होता है, medical के बाद में merit list होती है, and then the final merit list comes. उसके बाद मैं बात करूंगा ग्रेजुएशन एंट्री। ग्रेजुएशन एंट्री 3, 4, 5 तरह की हैं। सबसे पहला है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। अगेन इट इज फॉर ऑल 3 सर्विसेज एंड इट इज फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल्स। उसमें परमानेंट कमीशन का भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी है। उसके लिए भी रिटन एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। उसके बाद में एसएसबी होता है, एसएसबी के बाद में मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर एयरफोर्स ने, क्योंकि नंबर का रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, सीडीएस यूपीएससी से इतना वर्कलोड हो नहीं पाता, तो एक अलग पैरेलल एग्जाम इंट्रोड्यूस किया है। उसको एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, एफकैट। इट इज कंडक्टेड एवरी 6 months। नेवी ने उसी तरह का एक एग्जाम किया है। आर्मी डज इट ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ ऑफ योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम। उसके बाद ये जो रिटन पार्ट ऑफ द एग्जाम है, उसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है सेम, like whether you go in for NDA, CDS, FCAT, INET, it is like आपकी English, mathematics, intelligence, general ability, communication skills, your current affairs, general knowledge, sports, co-curricular, your geography, mathematics, economics, everything put together. You are basically your screen की okay आपका एक level है या नहीं है, इससे पहले कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। उसके बाद में टेक्निकल एंट्री होती है ग्रेजुएशन के बाद में, जो लोग बीटेक के बाद में कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट, जिन्होंने सी सर्टिफिकेट मिला हो, कम से कम बी ग्रेड हो, अगर किसी के पास है तो उनको रिटन एग्जाम से एग्जाम्पशन दिया जाता है। उसके बाद में दे डायरेक्टली गो फॉर द SSB interview, they go for the medical, they go for the final merit list, then they join. And उसके अलावा officers training academy है, that is for the both for males as well as females, wherein those who appear in the CDS exam, but they don't appear for IMA, they appear for short service commission exam. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं फौज में 14 साल रहूंगा या 10 साल रहूंगा, उसके बाद में मैं I want to do something of my own, so उनके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। तो उस तरह +2 के लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, कॉम्बैट ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग ब्रांचेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस में, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, सभी के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने देखा है, मैंने हजारों ऑफिसर्स सिलेक्ट किए हैं, हजारों ऑफिसर्स ट्रेन किए हैं, और मनमोहन जी ने ये नहीं बताया जिस स्कूल की वो बात कर रहे हैं, वो स्कूल सैनिक स्कूल कुंजपुरा है। 2011 से 2015 के बीच में मैं वहाँ पे प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर रहा, और उस दौरान आप इनफैक्ट आप में से कुछ लोग सैनिक स्कूल कुंजपुरा से जुड़े होंगे, आप पूछ लीजिए। 15 साल के बाद, अंतराल के बाद में, रक्षा मंत्री ट्रॉफी was sending the highest number of boys to NDA, और उसके बाद 2014 के बाद में सिलसिला चल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एवरी सेकेंड ईयर सैनिक स्कूल कुंजपुरा gets the highest number of boys to join NDA, right? उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप, ये सब है कि भाई बहुत बढ़िया करियर है, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है,
We live in very secure and serene campuses. Work-life balance अच्छा है. Like social life और recreational life बहुत अच्छा है. Clubs हैं, sports facilities हैं, messes हैं. Like for the safety purpose, 1 करोड़ रुपए का बीमा है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री हैं. अगर मैं सैलरी की बात करूं तो क्लास 1 ऑफिसर का जो ग्रेड होता है, एंट्री ग्रेड, दैट इज पे बैंड 10. सो ए कमीशन ऑफिसर फॉल्स इन पे बैंड 10. उसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री स्पेसिफिक अलाउंसेस होते हैं जो बाकी जो सिविल सर्विसेज में नहीं होते हैं. जैसे सभी ऑफिसर्स को 15,500 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मिलती है. जो फ्लाइंग में है उनको फ्लाइंग अलाउंस मिलता है. जो इंजीनियरिंग में उनको टेक्निकल अलाउंस मिलता है. जो स्पेशल फोर्सेस में उनको स्पेशल फोर्सेस अलाउंस मिलता है. पीपल हु आर फाइटिंग काउंटर इंसर्जेंसी उनको सीआई ऑप्स अलाउंस मिलता है. हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है. सबमरीन अलाउंस मिलता है. तो I mean, there is absolutely no, no, like the quality of life is excellent. Money is very decent. There is absolutely no untoward. There is absolutely no, like unfair practices which are prevalent, among the armed forces. So मैं सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप उस elite forces, elite organization और एक genuine और noble organization का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आर्म फोर्स से ज्वाइन करिए, देश की सेवा करिए. और आप अगर आप +2 में हैं तो आप एनडीए के लिए जा सकते हैं. आप टेक्निकल एंट्री के लिए जा सकते हैं. अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप ग्रेजुएशन एंट्रीज के लिए जा सकते हैं. अगर आप इंजीनियर हैं तो यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग एंट्रीज. एंड उसके अलावा वी आल्सो हैव द कैंपस सिलेक्शन सिस्टम. कि 3rd ईयर में वी गो टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, वी पिक अप द टैलेंट. उनको फाइनल ईयर के हम जो ना फीस देते हैं, फाइनल ईयर उनका स्टाइपेंड देते हैं. और जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो वी सिलेक्ट देम एज ऑफिसर्स. अब सवाल ये है कि इस सब करने के लिए अगर मैंने जैसे कहा कि जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है. वो बहुत कम इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादातर कैंडिडेट्स में वो क्वालिटीज नहीं होती हैं, नहीं मिलती हैं जिनकी हमें तलाश होती है. वो क्वालिटीज क्या है, लाइक उन क्वालिटीज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. 1 is cognitive. Cognitive is related to your intellect. Second is affective. Affective is related to your emotions, your emotional control, your emotional balance, empathy towards others. Then your leadership and social. कि आप how well you can लीड ए टीम. आप किसी समाज का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, आप कैसे लीड कर सकते हैं ग्रुप को, कितने सक्सेसफुल हैं आप एक लीडरशिप स्किल्स में. और चौथा है आपका डायनेमिज्म, कि आपका फिजिकल और मेंटल स्टेमिना कितना है, आप किस लेवल तक स्ट्रेस को, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को आप झेल सकते हैं. तो ये 4 फैक्टर्स हैं. और उन 4 फैक्टर्स से करीब 15 क्वालिटीज जो है डराइव की गई हैं, विच आर कॉल्ड officer like qualities. और वो officer like qualities, if I start talking about it, each one will take at least about 15 minutes. So I'll just say there are 15 officer like qualities. जितने भी 3 टेक्निक्स हैं, 3 एग्जाम्स हैं, वो उन क्वालिटीज को देखते हैं और वो हर कैंडिडेट को मौका देते हैं कि भाई आप अपना दिखाइए. दे ऑल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, कि आपको मौका दिया जाता है कि भाई आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करो, how good you are. Interviewing officer is like he does an interactive technique. कि भाई आप बातचीत के जरिए बताइए कि भाई आप how good you have been as a sportsman. What do you कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. तो हम जिस शख्स की तलाश है, जिस कैंडिडेट की तलाश है, वो कैंडिडेट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ गुण हो. और वो गुण ऐसे हैं कि जो एक साधारण एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए. वी आर नॉट लुकिंग फॉर सुपर पीपल, वी आर नॉट लुकिंग फॉर सुपरमैन और सुपर वुमेन. वी आर लुकिंग फॉर people with high above average intellect and with certain qualities of head and heart and social adaptability.
तो उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स, सभी संस्थानों, सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक while studies are important, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, but that is not the end of the world. आपको जब भी मौका मिले, rather you must make it a point to participate in various sports, co-curricular, social and other activities. उससे आपके अंदर कई सारी प्रतिभाएं उभर के आती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आपको टीम वर्क अपने आप आ जाता है। आप कई बार हार जाते हैं, आपको you accept the defeat gracefully, you know how to lead, you develop that killing instinct. अगर आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको एक सोशल स्किल्स आ जाती हैं कि सबको किस तरह अपने साथ जोड़ना है। जैसे राजेश जी ने, दर्शना जी ने सबको जोड़ा हुआ है कि भी कैसे सबको करके इस कोविड-19 के दौरान सबको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, सो दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स। एंड अगर आप अगर आप किसी इफ यू आर इनटू ड्रामेटिक्स, आपकी स्टेज कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा if he is interested, rather you must make sure that he participates in all sports and co-curricular activities. That is one. Second thing is, हर जैसे मैंने देखा आजकल जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी में एक क्लास 7th 8th से IIT की तैयारी शुरू कर देते हैं, नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। जिसने CA बनना है वो CA की तैयारी शुरू कर देता है। एक ऐसा सेक्टर जिसमें कि शानदार कैरियर है, जिसमें क्लियर सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसमें अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छे पे एंड पर्क्स हैं, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस है, उसके लिए आप तैयारी शुरू से क्यों नहीं कराते? दैट इज माय सबमिशन एंड दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि नेशनल सिक्योरिटी किसी और का काम है, इसमें मेरी भागीदारी कोई नहीं है, इसमें मेरा कोई, अगर मैं अपने बच्चे को क्यों भेजूं? ऐसे मैं पेरेंट्स को चाहूँगा कि इस भावना को अलग करें और अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने और उसके लिए जो भी तैयारी की जरूरत हो वो कराएं। तीसरी बात यह है कि उसके लिए कोई अलग से कोचिंग या ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, बहुत सारी एकेडमीज, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि आई विल ट्रेन योर चाइल्ड, आई विल दिस। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी कैंडिडेट के अंदर एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे व्यक्ति के गुण हो तो उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कि मैंने बताया, रिटन एग्जाम इज ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम, द मदर ऑफ सिलेक्शन इज द SSB इंटरव्यू। जो 360 डिग्रीज का जो 3 डायमेंशनल जो है ना आपका जो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है। अगर आप वो कर सकते हैं तो दैट इज द एब्सोल्यूट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। एंड द लास्ट थिंग इज, आपके आसपास जितने भी मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं, आप उनको अप्रोच करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि मोटिवेशनल टॉक्स आपके स्कूल में, आपके आपकी कम्युनिटी में, आपके डिफरेंट फोरम्स में वो करें। एंड इट इज द मैंडेट ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल मिलिट्री स्टेशंस कि वो आपके बच्चों को तैयार करें, मोटिवेट करें, एनकरेज करें। तो मेरा आपको इस चीज़ का भरोसा है कि आपको जब भी किसी इस तरह की कोई ऐसी कोई ज़रूरत है, इस तरह का कोई संसाधन चाहिए, आप मेरे से कांटेक्ट करें। आप किसी भी नियरेस्ट मिलिट्री फॉर्मेशन में जाएं कि हम एक इस तरह का एक मोटिवेशनल टॉक या ओरिएंटेशन टॉक कराना चाहते हैं, यू ऑलवेज विलिंग एंड वी आर रेडी फॉर यू। क्योंकि वक्त अभी सिर्फ करीब 10-15 मिनट बचे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगा। और वंस अगेन आई लाइक टू थैंक राजेश, चेतन जी, दर्शना मैडम जी, Ajay Banarsi Das Gupta ji, and all the especially my young friend Sachin Shalin who conducts, Pramod Sharma ji, Sandeep Garg ji, and all the members of Bhiwani Parivar Maitri Sangh। और क्योंकि अब मैं आपसे जुड़ गया हूँ तो आई लाइक टू whatever way I can contribute, I'll be happy to be a part of it. Thank you. शर्मा साहब बहुत धन्यवाद। आई ओपनिंग सेशन दिया आपने आज हमारे युवाओं के लिए,
मेरा सवाल ये है कि मेरे पास इतने क्वेश्चन है कि 10 मिनट में वो क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आप ये समाधान करें तो हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? राजेश जी, ऐसा है, करीब 35 साल की सर्विस के बाद में 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ हूँ जी। और मैंने ये कल जो है ना, कल एमपी महोदय आई थी, उनको भी ये सवाल किया था कि एक ऐसा फोरम बनाना चाहते हैं, हम एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेरा एक विजन है, एक स्टेट लेवल पे एक फोरम हो और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फोरम हो। सरकार ने 33 सैनिक स्कूल चलाए हुए हैं, बट एंट्री क्लास 6 में होती है और उस टाइम पे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वो जो भी है पेरेंट्स भेजते हैं उनको। तो एक आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बताया कल, पंजाब ने तैयार की है, लड़कों के लिए भी है, एक अलग से लड़कियों की है, जिसमें क्लास 10th के बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस पे। लड़कियों का +2 के बाद में होता है मेरिट बेसिस पे, और उनका स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन साथ के साथ चलती रहती है। तो और साथ में उनकी ग्रूमिंग की जाती है एसएसबी फेस करने के लिए। और ये जो उनका जो एक्सपेरिमेंट है पंजाब गवर्नमेंट का, बहुत सफल रहा है। 48 बच्चों में से दे हैव as many as 36 boys who make it to NDA every year, every 6 months। उसी तरह लड़कियों का, बहुत सारी लड़कियां आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा चुकी हैं। तो मैं आप के मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार से और के थ्रू ये कहना चाहूंगा, एक इस तरह की एक संस्थाएं बनाई जाए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जुड़ना चाहेंगे, जो अपनी सेवा प्रदान करना चाहेंगे, और मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। सुरेंद्र जैन साहब सवाल पूछिए। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार सुरेंद्र जी। मेरा व्यवसाय ऐसा रहा कि मैं विदेशी लोगों के संपर्क में काफी आया। तो खास तौर से इजराइल के लोगों के और कोरिया के लोगों के संपर्क में आया। तो मैंने उनसे जाना कि उनकी स्कूलिंग में और उनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं 1 साल की या 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डिसिप्लिन है, काम करने का तरीका है, उसमें और बाकी लोगों में बहुत अंतर है। क्या हम इस तरह का कोई हमारे देश में इस तरह की चीज ला सकते हैं कि हमारी स्कूलिंग और एजुकेशन में थोड़ा मिलिट्री डिसिप्लिन, चाहे 1 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, 1 साल के लिए हो? तो मेरा ऐसा मानना है और मैंने ऐसा देखा है कि ये निश्चित रूप से गेम चेंजर साबित हो सकता है। थैंक यू। बहुत सारे कंट्रीज हैं, स्पेशली कुछ छोटे कंट्रीज, जिसमें एक सर्टेन पीरियड होता है कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग का। उस टर्म को कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन उन कंट्रीज में मैंडेटरी है जो छोटे हैं और जिनका थ्रेट असेसमेंट, थ्रेट सिनेरियो ज्यादा है। लाइक इजराइल इज सराउंडेड बाय ऑल एडवर्सरीज, तो उसमें हर आदमी को फाइटर होना होता है। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है, ये कॉन्स्क्रिप्शन एक प्रैक्टिकल और फाइनेंशियली वाइबल सॉल्यूशन नहीं है, ऑल्दो इट इज डिजायरेबल। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज पे एक स्टडी मैं एक स्टडी में भाग लिया, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, तो उन्होंने इस पे एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं कि वो किस तरह यूथ के अंदर डिसिप्लिन और किस तरह उनके अंदर एक अनुशासन जो है वो क्रिएट किया जाए, पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना क्रिएट की जाए, ताकि वो समाज में जैसे बड़े हों उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। अब वो कितना सफल हो पाता है या कितना नहीं हो पाता है वो तो वक्त ही बताएगा। पर वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑलरेडी हैव सर्टेन फॉर्मेट्स, जैसे एनसीसी है। एनसीसी उसी तरह का फॉर्मेट है, बट अनफॉर्चुनेटली, एंड आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक, NCC is funded by the central governments
and it is controlled by the state governments, funded by the state governments, controlled by central government. और ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स एनसीसी एक्टिविटीज़ के लिए वो फंडिंग नहीं देती हैं। मेरा मानना है कि अगर हर स्कूल में, जो कोई सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सोसाइटी स्कूल हो, अगर हर स्कूल में एक एनसीसी यूनिट रेज की जाए, सरकार आई एम श्योर इतना तो खर्च कर ही सकती है, तो बहुत हद तक ये जो आपका जो कंसर्न है और जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो पूरी हो सकती है। थैंक यू। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी अगले साल 12th क्लास पूरी हो जाएगी, तो मैं कैसे अपनी डिफेंस ट्रेनिंग में जा सकती हूँ? मैं कौन सा अपना फील्ड चूज करूँ कि आगे मैं अपनी ग्रेजुएशन में उससे हेल्प कर सकूँ? वीडियो खोलो अपना तरनदीप, वीडियो खोलो। तरनदीप, यस सर। वीडियो ओपन कीजिए। तरनदीप, ऐसा है, अभी तक आर्म फोर्सेस में लड़कियों के लिए ऑफिसर कार्डर में ग्रेजुएशन के बाद एंट्री है। स्कूल लेवल पे एंट्री सिर्फ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, लाइक इन स्लाइटली लोअर रैंक्स, और अभी आर्मी में शुरू भी हो गई मिलिट्री पुलिस। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अगले 3 साल में, मैंने जो कही है कि लाइक डेवलप योर पर्सनैलिटी, बिकॉज आफ्टर ऑल आप रिटन एग्जाम तो पास कर जाएंगे, अगर आपके 90% मार्क्स भी आए, अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, और पर्सनैलिटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी साइकोलॉजी, आपकी लाइक एक्सप्रेशन पार्ट और आपकी जो डायनेमिज्म, ये सारी चीज़ें वो आती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप डेवलप करिए। बी ए पार्ट ऑफ सम स्पोर्ट्स, बी ए पार्ट ऑफ सम को-करिकुलर एक्टिविटी, गेट कनेक्टेड विद सम सोशल वर्क। आप अपने आप का जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर वो जो प्रतिभाएं वो अपने आप विकसित हो जाएंगी। उसके लिए अलग से किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। आप रिटन एग्जाम की तैयारी करिए, हम करें मिलिट्री तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।